जय हिंद बच्चों, फिर से स्वागत है आपका केमिस्ट्री की क्लास में। पिछले टर्न पे हमने लोगों ने हेनरी का नियम पढ़ा था, उसको कंप्लीट किया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे, है ना। और उसके अलावा उससे पहले हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मूल प्रभाज वगैरह था। यहाँ तक हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। एम आई राइट? ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। तो राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें दो चीज़ों की आवश्यकता होगी सर। एक तो वेपर प्रेशर की आवश्यकता है, दूसरे हमें एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इसके लिए हमें पता होना चाहिए मोल अंश। मोल अंश भी हमें, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें से मोल अंश तो हम लोग जानते हैं। राउल्ट का नियम हम द्रवीय विलयनों के लिए पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि वाष्प दाब अगर हमें जानना है तो हमें वाष्पन की प्रक्रिया, जैसे सपोज करिए कि ये कोई पात्र है, ठीक है, ये एक पात्र है, इसमें कोई द्रव भरा हुआ है। ये कोई एक पात्र है जिसमें एक द्रव भरा हुआ है। अब इस द्रव में क्या होंगे? इस द्रव के पार्टिकल्स भी होंगे। यहाँ पे भी कोई पार्टिकल होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे कण होंगे इसमें। तो यहाँ पे जो कण होगा उसको क्या कहेंगे? बल्क में। यहाँ पे जो कण है ये इसको यहाँ की स्थिति को कहते हैं बल्क, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? सतह। यहाँ पर भी कोई कण होगा। तो इन दोनों में अंतर क्या होगा? देखिए, यहाँ पे जो कण है उस पे उसके आसपास भी कण होंगे, और उन सभी कणों के बीच में क्या कार्य करता है? एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसको हम लोग अन्योन्य क्रियाएं कहते हैं। सभी एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, करते कि नहीं करते? तो भाग जाएंगे दूर। तो इस पर देखिए, अगर हम ये देखें कि जो बल्क में है उसके चारों ओर से बल, उसके ऊपर चारों तरफ बल आरोपित हो रहे हैं, उसके चारों तरफ बल आरोपित हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा? अगर सतह पर देखें, सतह पर जो पार्टिकल है उसमें बल कहाँ पे आरोपित हो रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसी तरीके से तो बल आरोपित हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ जाके? इसका मतलब ये हुआ जाके कि जो कण बल्क में हैं उन पर बल ज़्यादा है उनकी तुलना में जो कि सतह पर है, राइट भाई। यहाँ पर देखिए कितने बल लग रहे हैं, इतने बल, और यहाँ पर बल कितने लग रहे हैं? कम बल लग रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब सतह वाले पे बल कम है, यानी कि सतह वाले पे आकर्षण बल कम है, और इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है। जिसके पास बल कम है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये सतह का कण क्या करेगा? ऊपर जा सकता है इससे सतह को छोड़कर। जब ये सतह को छोड़कर चला जाएगा तो दूसरे कण आ जाएंगे। अब ये अगर खुला पात्र रखा हुआ है, खुला बर्तन रखा हुआ है, तो क्या होगा? इसमें वाष्पन की क्रिया चालू हो जाएगी। भाई ये कण जब यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गया तो ये स्वतंत्र हो गया, अब ये वाष्प में परिवर्तित हो गया। अब जब वाष्प में परिवर्तित हो गया तो वाष्प कहाँ होगी? अपने इधर उधर निकल जाएगी, राइट। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। यानी कि जब किसी द्रव से द्रव के कण उसकी सतह को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं तो इस क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। सतह के क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि सतह पर बल कम होते हैं, इस तरीके से, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, अब अगर हम इसको क्या कर दें, ये वाष्पन की क्रिया आपको समझ में आ गई। अगर इसी पात्र को हम बंद कर दें, अगर इस पात्र को हम बंद कर दें तो क्या होगा? तो भी तो ये कण निकलेंगे बाहर, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? राइट, ये कण इससे सतह से इसकी से बाहर निकलेंगे, और बाहर निकलने के बाद क्या होगा? फिर ये इसकी सतह पर टकराएंगे भी, टकराएंगे, हैं।
तो दो तरफ से क्रिया चालू हो जाए तो इसके जो घटक कण हैं, अवयवी कण हैं, वो यहाँ से निकलकर इसमें जाएंगे बर्तन में, और उसके जो घटक कण हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो जब कोई कण द्रव की सतह से निकलकर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। और फिर वो कण जब इससे टकराएगा आके तो वो फिर से द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, तो उस क्रिया को क्या कहेंगे? संघनन। राइट, वाष्पन और संघनन, ये प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो जाएगी। वाष्पन और संघनन की उत्क्रमणीय अभिक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए, पहले जब बर्तन था वो खुला था तो उसमें से जो वाष्पित हुए कण वो तो बाहर निकल गए, तो उससे तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अब क्या है, बर्तन जब बंद है, पात्र जब बंद है, तो क्या होगा कि कण बाहर निकलेंगे और फिर कण अंदर आएंगे। तो वाष्पन और संघनन की जो क्रिया होगी वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया चालू हो जाएगी। अब कुछ देर बाद क्या होगा कि इनके बीच में साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। जो 11th है, 11th में साम्यावस्था पढ़ा होगा आप लोगों ने। अगर 11th में पढ़े हो तो बच्चा साम्यावस्था भी तो पढ़ी होगी। तो साम्यावस्था क्या होती है? साम्यावस्था ये होती है कि यहाँ से एक कण वाष्पित होकर यहाँ पर आया और वाष्प का एक कण संघनित होकर नीचे चला गया, यानी कि जितने कण ऊपर आए उतने ही कण नीचे चले गए। तो ये हो गई जाके साम्य की अवस्था। ठीक, वाष्पन और संघनन के बीच में एक साम्य स्थापित हो जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पर एक निश्चित मात्रा हो जाएगी वेपर्स की, वाष्प की एक निश्चित मात्रा हो जाएगी। हाँ, तो जब निश्चित मात्रा हो जाएगी तो क्या होगी? ये वाष्प इसके ऊपर क्या करेगी? दाब डालेगी। क्या डालेगी? दाब। इसको हम क्या कहेंगे? साम्य वाष्प दाब। इस चीज को हम क्या कहेंगे? साम्य वाष्प दाब। ये चीज यहां तक समझ में आई? ये साम्य वाष्प दाब है। ठीक, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे काय से? पी से। साम्य वाष्प दाब, इसी को हम वाष्प दाब कहते हैं। यानी कि किसी द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ, राउल्ट का नियम समझने के लिए हमें वाष्प दाब पता होना चाहिए। वाष्पन हमें पता ही चल गया कैसे वाष्प दाब होता है। पढ़ रहे हैं तो द्रवीय विलयन में हम दोनों को द्रव बना रहे हैं, यानी कि द्रव प्लस द्रव का विलयन। दोनों क्या हैं? वाष्पशील। अब हमने जो द्रव लिए हैं, जो विलेय और विलायक लिया है, जो राउल्ट का नियम हमें पढ़ना है, उसमें हमने दो द्रव ले लिए, यानी विलयन बनाया है। विलयन पे ही तो पढ़ रहे हैं, तो विलयन पे पढ़ने के लिए वाष्प दाब हमें पता चल गया, वेपर प्रेशर पता चल गया। अब हमने दो द्रव ले लिए हैं, दो द्रव आपस में मिलाए हैं जो दोनों की वाष्पशील है। ठीक है, अब होगा क्या? अब चित्र से देखिए, समझिए। यहाँ पे हमने एक द्रव लिया, मान लीजिए एक द्रव है आपका 1, दूसरा द्रव भी आपका ले लिया हमने, वो क्या है? 2। एक तरफ ये हो गया और इसमें भी ऐसे ही पार्टिकल्स निकल रहे हैं, इसके बीच भी साम्यावस्था स्थापित हो गई है। एक द्रव ये है और एक द्रव ये है, दोनों को हमने मिला दिया है आपस में, दोनों को हमने मिला दिया है। दोनों को हमने ऐड कर दिया है। थोड़ा पास लिख लेते हैं।
ये एक है, इसको हमने दूसरा मान लिया, तो इसमें भी क्या होगा, इसका शुद्ध अवस्था का जो वाष्प दाब है, अच्छा एक चीज़ और, जो वाष्प दाब होता है वो उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जितने ज़्यादा उसके मोल होंगे उतना ही ज़्यादा वाष्प दाब होगा। कैसे? अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, कणों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा वाष्पन होगा, और ज़्यादा वाष्पन होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वाष्पें बनेंगी, और ज़्यादा वाष्पें बनेंगी तो वो ज़्यादा दबाव डालेंगी, ज़्यादा दबाव डालेंगी तो वाष्प दाब ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए ये 1 विलायक है, इसको हम P1 वाष्प दाब मान ले रहे, इसका क्या मान ले रहे, P1 नॉट। ये शुद्ध अवस्था में हमने कोई विलायक 1 ले रखा है, कोई द्रव हमने शुद्ध अवस्था में 1 एक नाम है जिसका हमने ले रखा है, उसका जो वाष्प दाब है वो क्या है, P1 नॉट। क्या है, P1 नॉट। ये काहे के समानुपाती होता है, उसके मोल प्रभाज के, यानी कि x1 के समानुपाती होगा। ठीक भाई, जितना ज़्यादा आप इसमें इसके अणु होंगे उतनी ज़्यादा इसका वाष्प दाब होगा। अब इसी तरीके से अगर इसकी बात करी जाए तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, P2 नॉट इज प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई है। अब यहाँ पे जब हमने दोनों को मिला दिया तो अब हमें ये बताओ इसमें कौन कौन हो गए, A और B दोनों हो गए। ये मान लीजिए आपका 1 है और ये तुम्हारा 2 है, इसके पार्टिकल्स रेड से हम दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें रेड के भी हो गए और उसके भी हो गए। तो अब यही राउल्ट का नियम आपको पता चलेगा। अब इसमें समझने की बात ये है कि देखिए इसमें 1 + 2 दोनों हैं, 1 भी है और 2 भी है। ये बड़ा डिफ़िकल्टी से समझ में आता है, थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। कैसे? इसमें आप किसके 1 के भी कण हैं और अब इसमें 1 भी वाष्प दाब डाल रहा है और ये 2 भी डाल रहा है। अब इसमें ये बताओ किसके ज़्यादा होगा, किसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए इसको हम कहेंगे P1 और दूसरे वाले को कहेंगे P2। एक के वाष्प दाब को हम कह रहे हैं P1 और दूसरे के वाष्प दाब को हम कह रहे हैं P2। अब हमें ये बताओ P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा, कैसे पता चलेगा? जैसे हमने 2 द्रव आपस में मिलाए हैं, 1 द्रव मिलाया है और 2 द्रव मिलाया है। 1 और 2 को मिलाने पर क्या हुआ है कि अब किसकी मात्रा ज़्यादा है ये तो पता नहीं। अच्छा मान लीजिए अगर हम 1 की मात्रा ज़्यादा कर देते हैं और 2 की मात्रा कम कर देते हैं तो यहाँ पे जो वेपोराइजेशन होगा उसमें किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, 1 की कि 2 की? वाष्प किसकी ज़्यादा होगी, 1 की ज़्यादा होगी और 2 की कम होगी। ठीक है, तो वाष्प दाब किसका ज़्यादा होगा, 1 का ज़्यादा होगा हैं। और इसको हमने 1 से क्यों प्रेजेंट किया है, इसको P0 से रिप्रेजेंट किया है, इसको P1 नॉट से प्रेजेंट किया है, इसको P1 से प्रेजेंट किया है, इसको P1 0 से रिप्रेजेंट किया है, इसको P1 से प्रेजेंट किया है। ऐसा क्यों? ये शुद्ध विलायक का यानी कि शुद्ध द्रव का ये वाष्प दाब है। ये तुम्हारा आंशिक वाष्प दाब है। आंशिक वाष्प दाब से मतलब ये हुआ जाके कि जितना हिस्सा उस द्रव का उसमें उपस्थित है उसके द्वारा डाला गया वाष्प दाब वो क्या हो गया, आंशिक वाष्प दाब। अंश, आंशिक से मतलब क्या हुआ, अंश, जितना हिस्सा उस पर दबाव डाल रहा है उसको हम आंशिक वाष्प दाब कहते हैं। तो ये जो है काहे के समानुपाती होता है, उसके मोल अंश के, यानी कि P1 समानुपाती x1 एंड P2 समानुपाती हो जाएगा x2। राइट, यही राउल्ट का नियम है। राउल्ट का नियम ये है कि किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी एक अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के मोल अंश के समानुपाती होता है। जैसे इसमें 2 अवयव हैं 1 और 2, तो अगर हम P1 यानी कि पहले वाले का जो आंशिक वाष्प दाब है
वो काय के समानुपाती होगा, उसके मूल अंश के, यानी कि जितना उसका हिस्सा है। राइट, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम क्या करें, इसको हम कर दे रहे हैं k इंटू x1, जहाँ k क्या है, कांस्टेंट है, हैं? इधर भी इसको क्या करे दे रहे हैं, k इंटू x2। अब डाल्टन का नियम क्या कहता है, डाल्टन का नियम कहता है कि अगर इनका हम टोटल वाष्प दाब निकालें, टोटल वाष्प दाब, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार क्या होता है, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार टोटल विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। राइट, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से हो गया ये, अब यहाँ से ये इतना हो गया। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो आ गया विलयन, अब हमें इसमें k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। सपोज करिए ये जो स्थिति है आंशिक वाष्प दाब, अगर हम एक और चीज़ हमें फार्मूला पता है, क्या पता है कि किसी विलयन में उपस्थित सभी अवयवों के मूल अंश का योग 1 होता है, यही तो होता है। यानी कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब आपका केस 1 है, केस 1 क्या है, केस 1 आपका ये है कि x1 इज इक्वल टू 1, x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। इस समीकरण से देखें x1 की वैल्यू कितनी है, 1 है शुरुआत में, तो इसका मतलब x2 की वैल्यू कितनी हो गई जाके, 0, कंडीशन 1 हो गई जाके। अब हम इसमें अगर x1 की वैल्यू कितनी रख दें, 1, तो P1 काय में कन्वर्ट हो जाएगा, P0 में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 0 तभी तो होगा जब शुद्ध विलायक हो गया। अगर x2 की वैल्यू 0 हो गई तो शुद्ध द्रव 1 हो गया जाके, तो P1 क्या हो गया, 0, P1 नॉट। और ये k और x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो ये हो गया जाके तुम्हारा P0 1 बराबर k, P नॉट 1 बराबर P1 नॉट k के बराबर हो गया जाके। इसी प्रकार से केस 2 अगर है, अगर हम x2 की वैल्यू 1 रख दें, यानी x2 इज इक्वल टू 1, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इस समीकरण में अगर रखें तो P2 की जगह क्या हो जाएगा, P2 नॉट, तो P2 नॉट बराबर क्या हो जाएगा जाके, k, यानी कि k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा P1 नॉट इंटू x1, राइट, और ये हो जाएगा P2 नॉट इंटू x2। ये डेरिवेशन है राउल्ट के नियम का। राउल्ट का नियम होता क्या है, राउल्ट का नियम ये होता है कि दो अवाष्पशील द्रवों के विलयन में किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब उस विलयन में उपस्थित उस द्रव के मूल अंश के समानुपाती होता है, अवाष्पशील द्रवों के लिए। तो वही हमने लगाया है कि P1 प्रोपोर्शनल टू x1। तो अब ये वैल्यू हम इस समीकरण में रख दे रहे हैं। तो P टोटल इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक, ये चीज समझ में आई। अब P टोटल बराबर, अब हमें एक समीकरण और पता है, जैसे ये समीकरण को हम देखें, x1 बराबर x1 प्लस x2 बराबर 1 है, तो x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस x2। ये वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो P1 नॉट x1 की जगह 1 माइनस x2 प्लस P2 इंटू x2। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई।
यहाँ तक कोई डाउट? बताओ। तो P टोटल बराबर P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब क्या करेंगे, इसमें x2 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये P1 नॉट प्लस x2 कॉमन ले लिया, P2 माइनस P1 नॉट, P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ये हो गया। इसी तरीके से हम इसको x1 x2 के पदों में निकाला है, इसी तरीके से x1 के पदों में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका हुआ जाके राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम आपका हो गया। यहाँ पर देख लो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो भाई सबसे पहले हमने क्या कहा, वाष्प दाब पता होना चाहिए। वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प में जो परिवर्तित होंगे कण, अगर बंद खुले पात्र में तो ऐसे ही निकल जाएंगे, बंद पात्र में अगर हमने रखा है तो वाष्प के कण वहाँ पर जाएंगे, फिर वाष्पन और संघनन के बीच में एक उत्क्रमणीय रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें आपकी साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। फिर जो वाष्प उसके ऊपर जो दाब आरोपित करेगी उसको हम वाष्प दाब कहेंगे, और वो वाष्प दाब जो होता है वो उसमें उपस्थित मोलों के समानुपाती होता है। ये हम द्रवीय विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ग्राफ के माध्यम से हम राउल्ट के नियम को, यानी कि ये वाली जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मोल अंश को, ये लाइन मोल अंश को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वाली ये x जो है ये x आपका मोल अंश को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेपर प्रेशर को, काय को, वेपर प्रेशर को। अब देखिए इस पॉइंट पे हम मान ले रहे हैं किसी द्रवीय विलयन में दो हैं 1 और 2, इस पॉइंट पर शुद्ध द्रवीय विलयन 1 है, तो उसका मोल अंश कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, किसी द्रवीय विलयन में या किसी भी विलयन में जितने भी अवयव होते हैं उनके मूल प्रभाजों का योग कितना होता है, 1। जब एक का 1 हो गया इसका मतलब दूसरा क्या है वहाँ पर, 0। और जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसमें दोनों में विलयन है, यहाँ पर प्योर द्रव 1 है और यहाँ पर प्योर लिक्विड 2 है। तो ये वाला काय का वाष्प दाब दिखाएगा, P1 नॉट, यहाँ पर इसका वाष्प दाब होगा, और यहाँ पर क्या होगा, P2 नॉट। अब आप ये कह सकते हो कि निशान आपने ऊपर नीचे क्यों लगाई ग्राफ में, तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा है तो इसका हमने ज़्यादा मात्रा ले रखी होगी, इसकी कम ले रखी होगी। लेकिन यहाँ पर x2 ही है सारा का सारा, तो x2 का मूल अंश कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। अब हम यहाँ से अगर ग्राफ बनाएं यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ पर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं तो x2 की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, यानी x2 की वैल्यू बढ़ रही है तो x2 प्रोपोर्शनल टू P2 नॉट हो गया। देखिए x2 की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका आंशिक दाब भी बढ़ता चला जा रहा है। तो ये ग्राफ काय को रिप्रेजेंट कर रहा है, राउल्ट के नियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ बढ़ें तो ये P1 नॉट है, तो यहाँ से जब यहाँ बढ़ रहे हैं तो देखिए जैसे जैसे x2 की वैल्यू जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ से यहाँ बढ़ने पर जैसे जैसे x1 की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे P1 नॉट की वैल्यू बढ़ रही है। तो यहाँ से राउल्ट का नियम
क्लियर हो रहा है? अब ये वाला जो ग्राफ है ये पी टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये काय को रिप्रेजेंट करता है? पी टोटल को। पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 होता है। तो ये ग्राफ के माध्यम से हमने राउल्ट के नियम को समझ लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। देखिए, अब दो तरीके के विलयन होते हैं। दो तरीके के विलयन होते हैं, एक तो आदर्श विलयन और दूसरे होते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन कौन होते हैं? जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और दूसरे होते हैं अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, जो राउल्ट के नियम को मानते हैं। और अनादर्श वो होते हैं जो उद्दंड स्टूडेंट होते हैं, जो राउल्ट के नियम को नहीं मानते। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अनादर्श विलयन होते हैं। ठीक है, अब आदर्श और अनादर्श को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो राउल्ट का नियम है क्या? राउल्ट का नियम क्या है कि P1 नॉट इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2 एंड P1 टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। यही तो है राउल्ट का नियम। बताओ, इसके अलावा भी कुछ है क्या? तो यहाँ क्या हो जाएगा? जो अनादर्श विलयन है, P1 इज नॉट इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इज नॉट इक्वल टू P2 नॉट x2 एंड P टोटल इज नॉट इक्वल टू P1 प्लस P2। तो क्या होगा? या तो कम होंगे या ज़्यादा होंगे। ऐसा क्यों हो जाता है बताओ? इसका कारण ये है कि जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं आदर्श विलयनों में, जो आकर्षण बल होते हैं कणों के बीच में, जैसे सपोज करिए दो विलयन है, यहाँ पर एक विलयन है A और यहाँ पर दूसरा विलयन है आपका B। ये A हो गया, ये B हो गया, इसको हमने मिलाया तो इसमें A के कण हैं, इस विलयन में A के कण हैं, A के घटक कण हैं, इसमें काय के हैं? B के घटक कण हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? इनके कणों के बीच A और A के बीच में अन्योन्य क्रियाएं हैं, उनके बीच में जो आकर्षण बल है, आकर्षण है। इसी तरीके से B और B के बीच में भी आकर्षण है। तो जैसा इनके बीच में आकर्षण है वैसा ही इनके बीच में भी आकर्षण है, आदर्श विलयन। बट जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो अब यहाँ पे क्या आ गई? A भी आ गई और B भी आ गई। तो इनका कहना है कि जिस प्रकार से सामंजस्य, जिस प्रकार से आकर्षण किनके बीच में है, A और A के बीच में है, B और B के बीच में है, जिस प्रकार का आकर्षण A और A के बीच में है, जिस प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं A और A के बीच में हैं, B और B के बीच में है, ठीक उसी प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं A B के बीच में हैं, A B के बीच में हैं। एक ही प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं हैं। जब एक ही प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं होंगी दोनों के बीच में तो क्या होगा? विलयन आदर्श विलयन होगा। यहाँ पर क्या होता है? ये जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं ये समान नहीं होती हैं, इनके बीच में अन्योन्य क्रियाएं समान नहीं होती हैं। तो क्या होता है? अन्योन्य क्रियाएं क्या होती हैं? यहाँ से जब यहाँ पे जाएंगे या तो आकर्षण बल बढ़ जाता है या आकर्षण बल घट जाता है। इनके एग्जाम्पल भी देंगे, नेक्स्ट टर्न पे देंगे, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉपिक बड़ा है।
तो क्या होगा, या तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा उनके बीच में या आकर्षण बल घट जाएगा। तो होगा क्या, जब उनके बीच आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी। वाष्पन की क्रिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और जब वाष्पन की क्रिया कम हो जाएगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, यानी कि ये बराबर नहीं होंगे, यानी कि शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब और इनके P1 प्लस P2 का योग बराबर नहीं रह जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर जो वाष्प दाब डालेगा P1 वो P0 के बराबर नहीं होगा जाके। तो इसकी वजह से ये ऐसे विलयन नहीं कर पाते हैं। वास्तव में तो कोई आदर्श विलयन होते नहीं, लेकिन फिर भी उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब देखिए दूसरा क्या होगा, राउल्ट के नियम के जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें डेल्टा V कैसा रहता है, अपरिवर्तित रहता है। डेल्टा V की वैल्यू कैसी रहती है, 0 रहती है। कहने का मतलब इनको और इनको मिलाया तो जो आयतन आया उतना ही आयतन यहाँ पर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि उनके बीच जो अन्य क्रियाएं हैं वो समान है, इसकी वजह से समान होगा क्या, वाष्प दाब। वाष्प दाब समान होगा तो कोई दिक्कत नहीं, अन्य क्रियाएं समान रहेंगी तो जितना वॉल्यूम था उतना ही बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए अन्य क्रियाओं यानी कि जो आकर्षण बल है उनके मान अगर बढ़ गए तो क्या होगा, तो वो पास पास आ जाएंगे, कम अणु निकल पाएंगे तो आयतन में फर्क आ जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरीके से जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें डेल्टा H की वैल्यू भी 0 रहती है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा H की वैल्यू 0 नहीं होती, यानी कि जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा होती है वो भी स्थिर रहती है। यहाँ तक बातें समझ में आई, बोलो। तो ये आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन और राउल्ट का नियम आपका हो गया। ठीक है। इसके बाद अब आपका जो रह गया है वो कौन कौन से आदर्श विलयन हैं और कौन से अनादर्श विलयन हैं, उनका ग्राफ रह गया है। राउल्ट के नियम के कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। ठीक, यहाँ तक अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पहले से ज़्यादा मज़ा आया, समझ में आया हैं? सो थैंक यू वेरी मच।